अपना आज का टॉपिक सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर वो क्वेश्चंस पूरा क्लियर है ना, ये टॉपिक बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है। बस आपको डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। इसलिए बाबा बोल रहा था कि पहले वो चैप्टर्स का आपको लर्निंग वर्क अच्छे से हो जाए, अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग वर्क अगर वो क्लियर है ना, तो ये चैप्टर बहुत ईजी है। डिमांड जैसे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, सप्लाई इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सेलर, प्रोड्यूसर, सप्लायर। नाउ सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल, नॉट एक्चुअली सोल्ड से मतलब नहीं है, क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक सेलर अलग अलग प्राइसेस पे कितना क्वांटिटी ऑफर फॉर सेल करेगा ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, से एक दिन में या एक महीना में या एक सप्ताह में, एट वेरियस प्राइसेस आप कितना क्वांटिटी ऑफर फॉर सेल करोगे। सेल एक्चुअल में कितना होगा वो तो अलग चीज है, दैट इज अ सेपरेट थिंग, पहले बता देना। नाउ लिसन वन थिंग कि डिमांड एंड प्राइस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, डिमांड एंड प्राइस का रिलेशन क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। इस पूरे चैप्टर में बार बार हम डिमांड के साथ लिंक करेंगे आपको, सो दैट दोनों चैप्टर्स क्लियर रहेंगे। सप्लाई के केस में सिंस आप एक सेलर है, आप एक प्रोड्यूसर है, जैसे से प्राइस बढ़ेगा, जब प्राइस ज्यादा होगा, आप कम सेल करना चाहोगे या ज्यादा सेल करना चाहोगे? ऑब्वियसली ज्यादा सेल करना चाहोगे, अपने आप को दुकानदार समझो आप। और जब प्राइस कम होगा आप ऑब्वियसली कम सेल करना चाहोगे। दैट मीन्स इन द केस ऑफ सप्लाई, the relation between price and quantity supplied will be positive, direct, हाँ या ना, डायरेक्ट रिलेशन होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा। एक्चुअल में कितना सेल होगा उससे नहीं मतलब है सर आपको, यहाँ हम लोग सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, सेलर की इच्छा क्या रहेगी, सेलर ऑफर क्या करेगा। तो ऑब्वियसली एट अ हायर प्राइस अ सेलर will offer more quantity for sale, at a lower price he will offer lesser quantity for sale। इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई भी वैसा ही होगा जैसे लॉ ऑफ डिमांड का, जस्ट उल्टा होगा कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी सप्लाइड विल बी डायरेक्टली रिलेटेड। विथ इंक्रीज इन प्राइस मोर क्वांटिटी विल बी ऑफर्ड फॉर सेल, विथ डिक्रीज इन सप्लाई लेसर क्वांटिटी विल बी ऑफर्ड फॉर सेल, हाँ या ना। इधर शॉर्ट में बात कर रहे हैं हम लोग ताकि पूरा चैप्टर का बेसिक्स क्लियर हो जाए। इसका मतलब ये बताओ, डिमांड कर्व का स्लोप क्या होता है, हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, डिमांड कर्व का स्लोप, डिमांड कर्व हम लोग बोलते हैं नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, हाँ या ना, इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, हाँ या ना। सप्लाई कर्व रिवर्स होगा, अपवर्ड स्लोपिंग, हाँ या ना, पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा लाइक दिस। अपवर्ड स्लोपिंग और पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा, हाँ या ना। ना लिखो थोड़ा सा, एक दो चीज पॉइंट्स लिखते रहे। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी refers to the quantities refers to the quantities of a commodity which producers or sellers
which producers or sellers are willing to produce and offer for sale at various prices during a particular period of time. During a particular period of time. So supply of a commodity refers to quantities of commodity which producers or sellers are willing to produce and offer for sale at various prices during a particular period of time. इसका मतलब क्या है ना, नीचे लिखो. Hence, supply is a desired quantity. डिजायर्ड क्वांटिटी मतलब सेलर कितना डिजायर करना है सेल करने के लिए, एक्चुअल में कितना सेल करेगा हो पाएगा वो तो डिमांड के ऊपर भी डिपेंड करेगा, राइट. सो उसका डिमांड के साथ कोई लिंक नहीं है, क्लियर. क्योंकि आप बोलोगे सर जब प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड तो कम होता है, बिल्कुल कम होगा, और सप्लाई तो ज्यादा होता है, तो सेल कितना होगा, दैट इज समथिंग दैट इज अगेन अ सेपरेट टॉपिक कॉल्ड इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी वो एक सेपरेट टॉपिक हो गया. जैसे डिमांड था बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लाई है सेलर के पॉइंट, सेलर कितना डिजायर कर रहा है, कितना सेल करना चाहते हैं, राइट. सेल होगा कितना वो डिफरेंट एस्पेक्ट है, वो डिमांड एंड सप्लाई दोनों को मिलाएंगे तब जाके पता चलेगा अपने को, राइट ना. सो इट्स अ डिजायर्ड क्वांटिटी, दैट इज हाउ मच producers are willing to sell, and not how much is actually sold, Second point, like demand, supply is also a flow variable. याद हो क्लास 11 में लोग स्टॉक एंड फ्लो का बात करते थे, स्टॉक एंड फ्लो. तो इज अ फ्लो बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एट वेरियस प्राइसेस कितना क्वांटिटीज विल बी ऑफर्ड फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइसेस. सो इट्स अ फ्लो कॉन्सेप्ट, नॉट अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. बिकॉज एमसीक्यूज भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आता है, तो दोज कॉन्सेप्ट्स मस्ट बी वेरी क्लियर. पूछ लेगा सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट, इट्स अ फ्लो कॉन्सेप्ट. क्लियर. चलो next comes factors determining supply. तो अपना सबसे पहला फैक्टर तो प्राइस और कमोडिटी है ही, हाँ या ना. कि प्राइस और कमोडिटी एंड सप्लाई का रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है. प्राइस ज़्यादा होगा क्वांटिटी सप्लाइड भी ज़्यादा होगा, प्राइस कम होगा क्वांटिटी सप्लाइड भी कम होगा. सो दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड, or we can also say that they are positively related. Second point is prices of factors of production. Prices of फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, एक छोटी सी बात बताऊं. आप एक प्रोड्यूसर हो, आप कोई चीज बना रहे हो, उसका जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका दाम अगर ज़्यादा हो जाए, सोच के जवाब देना है, डोंट बी इन अ हरी. इकोनॉमिस्ट नहीं हो, अभी पढ़ना शुरू किए हो जस्ट, सो थिंक इन दैट वे कि जो आप चीज़ बना रहे हो उसमें जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगता है उनका प्राइसेस अगर ज़्यादा हो जाएगा, आप क्वांटिटी ऑफर फॉर सेल
उस कमोडिटी का कम कर दोगे, बढ़ा दोगे? ऑब्वियसली कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन फॉल हो जाएगा, हाँ या ना? जो चीज़ हम बना रहे हैं उसमें जो भी रॉ मटेरियल लगता है या लेबर लगता है या इलेक्ट्रिसिटी लगता है, पावर लगता है, जो भी, अगर वो सब महंगा हो जाए तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट बनाना हमारे लिए कम प्रॉफिटेबल हो जाएगा। एंड एज अ प्रोड्यूसर, एज अ सेलर, हमारा गोल होता है, अल्टीमेट हमारा गोल होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो जो चीज़ हम बना रहे हैं, अगर वो उसमें फैक्ट्री प्रोडक्शन जो लग रहा है, अगर वो धीरे धीरे महंगा होता जाए, हम उसको सप्लाई धीरे क्या करेंगे? कम कर देंगे। सो जस्ट शॉर्ट में लिख लो, इफ, मैं डिस्क्रिप्शन पूरा नहीं लिखा रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं कोई नोट्स नहीं लिखा रहा हूँ, दैट इज इन द बुक, मैं जस्ट छोटा छोटा पॉइंट लिखा दूँ फॉर एक्सप्लेनेशन, राइट ना? आई एम नॉट गिविंग द एंटायर एक्सप्लेनेशन। इफ द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, if the prices of factors of production increases, comma, the cost of production of that commodity increases, and hence the profit margins fall. In that case, the producers will reduce the supply of the commodity. कि प्रॉफिट मार्जिन कम हो जा रहा है तो प्रोड्यूसर्स विल रिड्यूस द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। एंड इन केस प्राइसेस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन फॉल करेगा तो वाइस वर्सा होगा, प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन कम हो जाएगा, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने लगेगा। आई थिंक दैट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट, हर एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन आपको डीपली अपने बुक से रीड करना होगा फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, तब जाके शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज आप लोग ढंग से अटेम्प्ट कर पाओगे, कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर रहेगा। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, आप जिस चीज के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं उसके टेक्नोलॉजी में, उसके प्रोडक्शन के टेक्नोलॉजी में अगर इंप्रूवमेंट होगा, विद इंप्रूवमेंट इन मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, विद इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई क्या होगा बताओ? ऑब्वियसली बढ़ेगा, हाँ या ना? जैसे जैसे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स की में टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट होते जा रहा है, वैसे उनका सप्लाई क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, राइट? सो कैन जस्ट शॉर्ट में लिख सकते हो अपने लिए, विद इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी सप्लाई इंक्रीजेस, विद इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी supply of the commodity increases. Government policy of taxes and subsidies. Next point, गवर्नमेंट अगर किसी चीज के प्रोडक्शन के ऊपर में इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर बढ़ा देता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ के प्रोडक्शन या सेल के ऊपर अगर टैक्स लगा रहा है तो जो प्रोड्यूसर है या सेलर है क्या करेगा? उस टैक्स को कमोडिटी के प्राइस में इंक्लूड कर देगा एंड कंज्यूमर के पॉकेट से चार्ज करेगा। अब ये सोचो, अगर कोई चीज़ पे इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या है? वो कमोडिटी महंगी हो जाएंगी, हाँ या ना? तो प्रोड्यूसर्स उसका सप्लाई को क्या करेंगे? ऑब्वियसली कम कर देंगे, बढ़ाएंगे, कम कर देंगे, बिकॉज महंगा हो गया तो ऑब्वियसली फिर उनका अगेन प्रॉफिट मार्जिन फॉल करेगा, उनका सेल कम हो जाएगा, डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई भी एंगल से समझ लो आप, कोई भी चीज़ के प्रोडक्शन के ऊपर गवर्नमेंट अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाएगा, उस चीज़ का सप्लाई प्रोड्यूसर्स कम कर देंगे। दैट इज इनडायरेक्ट ऐसा इंक्रीज्ड, क्वांटिटी सप्लाइड विल डिक्रीज। सर लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो कंज्यूमर पे करेगा, तो उससे सप्लायर लोग को क्या? इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली कंज्यूमर पे नहीं होता है ना, कंज्यूमर पे तो अल्टीमेट इम्पैक्ट फॉल करता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? इसका इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, राइट सर? आप टोबैको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, गवर्नमेंट टैक्स आप पे बढ़ाता है, आप उसको प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड कर देते हो, कंज्यूमर के पॉकेट से रिकवर करते हो, तो प्रोडक्ट महंगा हो गया तो उसका डिमांड क्या होगा? फॉल करेगा, सप्लाई भी आप कम कर दोगे ना सर। उसी तरह गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ के प्रोडक्शन को इनकरेज करना चाहता है ना, तो गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी देता है।
सब्सिडी क्या होता है? गवर्नमेंट कैश में असिस्टेंस देता है किसी चीज के प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए। गवर्नमेंट किसको देता है? प्रोड्यूसर्स को देता है, राइट? जैसे इंडिया में फर्टिलाइजर्स में सब्सिडी है, गैस सिलेंडर्स में, पेट्रोल में, कई चीज़ों में सब्सिडी है। तो सब्सिडी के चलते क्या होता है? किसी भी चीज़ का कॉस्ट कम हो जाता है। तो गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ पे सब्सिडी बढ़ा रहा है, मतलब क्या, उस चीज़ का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो उसको बनाना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, सप्लाई क्या होगा? बढ़ेगा। सब्सिडी अगर बढ़ाया जाएगा तो ऑब्वियसली क्वांटिटी सप्लाइड विल इंक्रीज, एंड ऑब्वियसली वाइस वर्सा, तो दोनों केस में होना ही है। मतलब उल्टा तो नहीं है, राइट? मतलब इंडायरेक्ट टैक्सेस कम हो जाएगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगा, सब्सिडी कम हो जाएगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, एक्सपेक्टेशन किसका? ऑब्वियसली सेलर का, सप्लायर का। सपोज सर आप ज्वेलरी बिजनेस में, गोल्ड बिजनेस में, एंड आपको अभी लग रहा है दैट फ्यूचर में गोल्ड प्राइसेस बढ़ने वाला है बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, या कोई भी एग्जांपल ले लो आप, कोई भी रीजन से आपको लग रहा है दैट अभी नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स गोल्ड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो राइट नाउ अभी आप अपना सप्लाई ऑब्वियसली कम कर दोगे। यू विल ट्राई टू होल्ड दैट कमोडिटी, होल्ड करके रखोगे, होल्डिंग करने की कोशिश करोगे आप कि अभी हम सप्लाई कम करें बिकॉज जो स्टॉक पड़ा है उसको बाद में बेचेंगे ज़्यादा दाम में। आई थिंक वेरी सिंपल, इफ यू एक्सपेक्टिंग फ्यूचर इंक्रीज इन प्राइसेस, सप्लाई विल डिक्रीज, और फ्यूचर फॉल इन प्राइसेस, तो सप्लाई विल इंक्रीज। तो शॉर्ट में नोट कर लो, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर प्राइसेस बढ़ने वाला है तो सप्लाई कम हो जाएगा। अभी नेचुरल फैक्टर्स, नॉर्मली इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के केस में यह पॉइंट काम आता है कि अगर मॉनसून बहुत अच्छा हो तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। अगर ड्रॉट, फेमीन, प्रॉपर रेनफॉल नहीं हो, सप्लाई कम हो जाएगा। हाँ या ना? कोई भी चीज़ अगर सूखा पड़ जाए देश में, अगर प्रॉपर बारिश नहीं हो, सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कम हो जाएगा। प्रॉपर बारिश होगा तो ज़्यादा होगा, राइट? कैन नोट इट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इंप्रूव हो रहा है अपने कंट्री में, क्या लग रहा है? सप्लाई इंप्रूव भी हो रहा है। हाँ या ना? जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंप्रूव हो रहा है, वेदर योर टेली कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, एडवर्टाइजमेंट है, जो भी, तो ऑब्वियसली उसके चलते सप्लाई बढ़ रहा है। हाँ या ना? जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव होगा, सप्लाई उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे डिमांड में था ना, डिमांड फंक्शन, कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ मेनी वेरिएबल्स, राइट? वैसे सप्लाई में है दैट सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ मेनी वेरिएबल्स। सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, राइट? से टैक्सेस, सब्सिडीज, से टेक्नोलॉजी, ये सब टर्म्स चेंज हो सकता है। मतलब जस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वगैरह वगैरह, राइट? सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ मेनी वेरिएबल्स। एस इज व्हाट? सप्लाई। एफ शोज द, एफ क्या शो करता है? फंक्शन या फंक्शनल रिलेशनशिप, राइट? पी क्या हो गया? प्राइस ऑफ कमोडिटी, टी टैक्सेस, एस सप्लाई, टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइसेस, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वगैरह वगैरह, राइट? सर अंदर ब्रैकेट में जो ऐसे वो किसका सप्लाई है? सर सब्सिडी, सब्सिडी। सब्सिडी की बात कर रहा है सर। टैक्सेस, ये सब मतलब जो है ना, पी, टी, एस, टी, एन, ई, आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो, राइट? यू कैन राइट ए बी सी डी एक्स वाई एंड देन एक्सप्लेन वाई ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस। बता पॉइंट क्या बोल रहे हैं? That is, supply is a function of these variables. Simple सी बात। अच्छा, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई में ना एक और पॉइंट आप ऐड कर लो, दैट इज मिस्ड आउट। वैसे बहुत से पॉइंट्स और होते हैं बट मैं की पॉइंट्स टच कर रहा हूँ। एक और पॉइंट
prices of related goods. सर यहाँ रिलेटेड गुड्स का मतलब आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्लीज रिमेंबर। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ, जैसे डिमांड में तो रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या था, सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सर यहाँ बात समझो आप, सपोज आप दो चीज का प्रोडक्शन करते हैं, सपोज इट्स बर्गर्स एंड पिज्जाज। सुबह सुबह पॉइंट इज, सपोज फॉर एनी रीजन there is a reduction in the prices of pizzas. Prices of pizzas बहुत ज़्यादा फॉल कर रहे हैं मार्केट में, मे बी बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन, मे बी बिकॉज ऑफ हेल्थ हैजार्ड्स के पिज्जाज खाना हेल्थ के लिए बहुत खराब है, ये वो है। बाबा रामदेव has given a lot of ज्ञान on this, with all due respect. Now the point is, suppose pizzas का prices have fallen, burger का prices are rising. Now you are producing both things, pizzas and burgers. आप क्या करोगे, किसका सप्लाई बढ़ाओगे आप? That's it. That's it. प्राइस रिलेटेड गुड्स का यहाँ ये मतलब है कि अगर आप कोई जो सामान बना रहे हो उसमें से उसका प्राइस अगर फॉल कर रहे हैं, दूसरे क्वांटिटी का प्राइसेस राइज कर रहा है, तो आप ऑब्वियसली जिसका प्राइसेस बढ़ रहा है आप भी उसी का प्रोडक्शन बढ़ाओगे, बिकॉज अल्टीमेटली योर गोल इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, राइट? सो सप्लाई फंक्शन में ये सब कुछ आता है, जैसे जितना भी फैक्टर्स है हम लोग कम दिए, आप और भी दे सकते हैं। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे दिए, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एंड फिर बोलो ये सब जो नोटेशन है ये अपने हिसाब से चेंज हो सकता है, पी टी एस टी एन ई पी एफ, दिस कैन चेंज। प्राइसेस और गुड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई ऑलरेडी हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिए, राइट? जैसे लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, लॉ ऑफ सप्लाई में अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। टॉपिक हेडिंग दो, लिखो, द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट, the law of supply states that, other things remaining constant, the quantity offered for sale by a firm increases with the increase in its price and decreases with a decrease in its price. Other things remaining same को लैटिन वर्ड क्या है याद है? Ceteris paribus, right? Next topic is supply schedule. डिमांड में याद है? डिमांड शेड्यूल क्या होता था? Tabular presentation of the relation between price and demand. तो सप्लाई शेड्यूल क्या होगा? टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, राइट? देख लो, सप्लाई शेड्यूल इज अ टैबुलर प्रेजेंटेशन या स्टेटमेंट showing the relation between price and quantity supplied. During a given period of time. What is supplied during a given period of time. सप्लाई कर्व हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हाँ है ना?
सप्लाई कर्व तुमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में कर ली. व्हाट इज सप्लाई कर्व? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है. अभी डिमांड में याद है आपने इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, शेड्यूल एंड कर्व. तो सप्लाई में भी सेम केस वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई. इंडिविजुअल सप्लाई क्या होगा? एट वेरियस प्राइसेस एक सेलर कितना क्वांटिटी ऑफर फॉर सेल करेगा. एक सेलर ऑफ अ कमोडिटी. सपोज अगर हम पोटैटो की बात कर रहे हैं तो एक पोटैटो का सेलर एट वेरियस प्राइसेस ऑफ पोटैटो कितना पोटैटो ऑफर फॉर सेल करेगा. एंड मार्केट सप्लाई क्या होगा? टोटल जितने पोटैटो के सेलर्स हैं वो लोग एट वेरियस प्राइसेस टोटल कितना मार्केट में सप्लाई ऑफर करेंगे. दैट विल बी मार्केट सप्लाई ऑफ पोटैटो. क्लियर? ये वाला कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा. चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई. डिमांड में होता था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड, या राइट सेम केस. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को क्या बोलते थे? मूवमेंट अलोंग द डिमांड क्या बोलते थे? या चेंज इन डिमांड को क्या बोलते थे? शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में याद है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता था, और शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व में इंक्रीज या डिक्रीज इन सप्लाई इन डिमांड. सेम कॉन्सेप्ट एकदम डिट्टो सेम, खाली कर्व का शेप डिफरेंट. वहां पे नेगेटिव स्लोप होता था, यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप होगा. तो इन दैट केस ये बताओ ना फिर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कब होगा? जब प्राइस चेंज होगा, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट. करेक्ट. ये हमारा कब होगा? व्हेन only price changes. Only price of the commodity changes and other factors are constant. और ये कब होगा? When price is constant and other factors are changing. चेंज इन सप्लाई के केस में अदर फैक्टर्स में भी टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, मे बी प्राइस और अदर कमोडिटीज में चेंज हो रहा है, टैक्सेस या सब्सिडीज में चेंज हो रहा है, बट प्राइस कांस्टेंट. तब जाके जो होता है दैट इज कॉल्ड चेंज इन सप्लाई. एंड जब अदर फैक्टर सारे कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है, देन दैट इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई. चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई समझाने के लिए अपने को डायग्राम करना है. पहले यहाँ तक का डायग्राम ड्रॉ करो. पहले चेंज इन सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई का डायग्राम ड्रॉ कर आपने. यहाँ तक पहले ड्रॉ करो, फिर आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं. ना लिसन, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में क्या होगा कि प्राइस चेंज होगा. सपोज प्राइस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली सप्लाई ज़्यादा है. प्राइस कम हो गया, सप्लाई भी कम हो गया. प्राइस सपोज और कम हो गया, सप्लाई और कम हो जाएगा. नाउ सपोज अगर हम बात करते हैं ओरिजिनली प्राइस वाज ओपी, ओरिजिनल क्वांटिटी वाज ओक्यू. ये प्राइस अगर मान लो बढ़ के OP1 हो जाता है, क्वांटिटी बढ़ के क्या OQ1 हो जाएगा. तो ये जो हम लोग इधर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, सपोज ये था पॉइंट A और ये पॉइंट B, तो A टू B की तरफ जब जा रहे हो उसको क्या बोलेंगे अपने? एक्सपेंशन. करेक्ट.
पॉइंट ए से बी के तरफ जब जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन इन सप्लाई। एंड सपोज प्राइस कम हो गया P2 हो जाता है, क्वांटिटी कम हो गया Q2 हो जाता है। सो सपोज पॉइंट ए से सी के तरफ में आ रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रैक्शन। एकदम सेम है, आई होप यू अंडरस्टैंड। डिमांड वाला एकदम पूरा डिमांड की ऐसा ही पूरा चीज। चेंज इन सप्लाई में क्या होगा? प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा। सपोज प्राइस इज कांस्टेंट, मतलब प्राइस इज ओपी, ठीक है। ओपी प्राइस है तो क्वांटिटी OQ है। अब ऐसा सेम प्राइस है, प्राइस तो चेंज नहीं हो रहा है, बट देयर इज इंप्रूवमेंट इन मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी है, तो सप्लाई बढ़ेगा। अब आप बताओ मेरे को, इतना देर हम बकबक कर दिए। सप्लाई बढ़ने का मतलब नया सप्लाई कर्व टुवर्ड्स द राइट या टुवर्ड्स द लेफ्ट, मतलब नीचे के तरफ या ऊपर के तरफ? राइट साइड, नीचे के तरफ, राइट। नया सप्लाई कर्व जो बनेगा ना वो नीचे के तरफ बनेगा। S1 S1। अब ये जो नया सप्लाई कर्व हमारा ड्रॉ हो गया S1, इससे क्या होगा मालूम है? प्राइस तो सेम, उसी प्राइस के आप एक्सटेंड कर दिए, ध्यान से देखो, एंड वहीं से नीचे एक लाइन आ गया, तो प्राइस तो सेम रह गया। क्वांटिटी इंक्रीज होकर के क्या हुआ? OQ1। ये समझ में आ रहा है कि SS कर्व से जब SS1 कर्व की तरफ जब आ गए, इसको अपन क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन सप्लाई। कि प्राइस तो OP का OP रह गया, क्वांटिटी OQ से बढ़ के OQ1 हो गया। उसी तरह सपोज गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देता है। एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझना होगा आपको, बिकॉज इस तरह से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकता है। गवर्नमेंट अगर टैक्सेस बढ़ा दिया या रादर सब्सिडीज कम कर दिया, सब्सिडीज कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगा, टैक्सेस बढ़ेगा तो सप्लाई कम हो जाएगा, सप्लाई कम होने का सप्लाई का विल शिफ्ट अपवर्ड्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो हमारा नया सप्लाई कर्व हमारा S2 हो गया, एंड क्वांटिटी हमारा कम होकर के OQ2 हो गया। प्राइस सेम है, लेकिन भाई हम ये समझाना चाहते हैं SS कर्व से SS1 कर्व आया है, SS कर्व से SS1 कर्व आया है, मतलब बोलने रही है ये मूवमेंट, इट्स नॉट अबाउट दैट, राइट। सो SS से SS1 जब जा रहा है दैट इज इंक्रीज इन सप्लाई, एंड अगर आप SS से S2 जा रहा है देन दैट इज डिक्रीज इन सप्लाई। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब सप्लाई कर्व अगर डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है तो इंक्रीज, ऊपर की तरफ जा रहा है तो डिक्रीज इन सप्लाई। सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज एंड डिक्रीज इज वेरी क्लियर एवरीवन। हाँ है ना? डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज एंड डिक्रीज इज क्लियर एवरीवन। एक्सेप्शंस टू लॉ सप्लाई, जैसे डिमांड में तो क्या बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, यहाँ पे ज़्यादा एक्सेप्शंस नहीं होता है। एक्सेप्शन टू लॉ सप्लाई दो है। वन इज वर्टिकल सप्लाई कर्व। तो नॉर्मली उन्होंने क्या देखा, सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है कि प्राइसेस बढ़ेगा तो सप्लाई, प्राइसेस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, प्राइसेस कम होगा सप्लाई कम होगा।
लेकिन एक तो एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे प्राइस भले ही बढ़े या कम हो जाए, सप्लाई कम बेसी नहीं हो सकता है. सपोज इन द केस ऑफ एंटीक्स, माइकल एंजेलो का पेंटिंग या विंटेज कार्स, कोहिनूर डायमंड, तो ये सब चीजों के केस में क्या है कि क्वांटिटी तो फिक्स है. अब कोहिनूर डायमंड का तो क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते, विंटेज कार जो पुराने जमाने का है उनका तो क्वांटिटी हम लोग नहीं बढ़ा सकते, माइकल एंजेलो का पेंटिंग का तो क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते. उनका प्राइसेस कितना भी बढ़ जाए, कितना भी कम हो जाए, their supply will remain unchanged, right? So in that case, that becomes an exception to the law of supply. So example के तौर पे लिख लोगे आप antique items, vintage cars, old coins, paintings, है ना, sculptures. In their case, even if price increases or decreases, quantity will always remain unchanged. प्राइस कम हो, बेसी हो, कुछ भी हो जाए, फर्क नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट टॉपिक इज बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व. ये भी एक एक्सेप्शन है, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व. नेक्स्ट एक्सेप्शन बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व, ये क्या है ना, पहले सुन लो. ये यूजुअली द केस ऑफ, बहुत बेस्ट एग्जांपल होता है लेबर सप्लाई. लेबर सप्लाई, लेबर का प्राइस क्या होता है, वेजेस. लेबर को हम लोग क्या पे करते हैं, वेजेस पे करते हैं. और लेबर सप्लाई का क्वांटिटी मतलब लेबर आवर्स, राइट. एक बात समझो, आप एक बताओ मेरे को, वेज रेट्स, एक छोटा एग्जांपल पूछा, वेज रेट्स इंडिया में ज्यादा है या यूएस में? यूएस में ज्यादा है. लेबर सप्लाई यूएस में ज्यादा है, यहां ज्यादा है? यहाँ ज्यादा है. It's not only because of population factor. Please try to understand. It's not only because of population factor. It's also because of wage rates. कैसे? क्या wage rates initially जब बहुत कम रहती है ना, तो लेबर सप्लाई भी कम रहता है. जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा वेजेस बढ़ेगा, लेबर सप्लाई बढ़ने लगेगा. लेबर सप्लाई जब वेजेस बहुत कम है, तो लेबर आवर सप्लाइड भी कम है. पर थोड़ा बहुत जैसे जैसे वेजेस बढ़ेगा, लेबर अपना सप्लाई बढ़ाएगा. दो रीजन से, एक तो नया लेबरर्स मार्केट में आ जाएगा और एक एग्जिस्टिंग लेबर ज्यादा देर काम करने लगेगा इस तलाश में कि अब हम और ज्यादा कमाएंगे. इस तरह से जैसे जैसे वेजेस बढ़ता है ना, लेबर आवर सप्लाइड बढ़ते रहता है. बट एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब आप एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अचीव कर चुके हो, उसके बाद और पैसा नहीं चाहिए. नाउ यू वांट लेजर, now you want आराम, now you want free time. एक certain wage rates के बाद में जब और wages बढ़ेगा ना, तो लेबर सप्लाई क्या होगा, कम होने लग जाएगा. यार अ वेरी क्लासिक एग्जांपल, लाइक इन इंडिया वी हैव 6 वर्किंग डेज. हाँ या ना, संडे इज अ हॉलीडे, बट कुछ केस में तो क्या 7 वर्किंग डेज होता है. दिस इज सेपरेट इशू. एक्सेप्शन केसेस में डॉक्टर्स काम में होगा, राइट. दिस इज सेपरेट केस. बोलना क्या चाहते हैं that इंडिया में we have 6 working days, but in international, in the developed nations we have 5 working days. They have Saturday, Sunday off, right sir? There we have normally 7 hours working. यहाँ तो 8 घंटा तो क्या 10 घंटा 12 घंटा वर्किंग भी होता है. क्यों कर रहा है लेबर? बिकॉज उसका एक डिसेंट स्टैंडर्ड लिविंग अचीव नहीं हुआ है, और वहां पे डिसेंट स्टैंडर्ड लिविंग अचीव हो चुका है. अब उसको आराम ज्यादा पसंद है. तो क्या होता है, एक सर्टेन लेवल के बाद और वेजेस अगर बढ़ेगा तो लेबर सप्लाई कम होने लग जाएगा. तो आप सोच के देखो, पहले जब वेजेस बढ़ रहा है, लेबर सप्लाई भी बढ़ रहा है. उसके बाद और जब वेजेस बढ़ेगा तो लेबर सप्लाई कम होने लग जाएगा. तो विल गेट अ बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व. सप्लाई का हमारा बैकवर्ड बेंडिंग, पहले पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा, फिर वो नेगेटिवली स्लोप्ड हो जाएगा. मतलब
the curve will become like this. Showing that initially जब वेज रेट कम है, लेबर सप्लाई भी कम है, जैसे जैसे वेज रेट्स बढ़ रहा है लेबर सप्लाई भी बढ़ रहा है। और एक सर्टेन लेवल के बाद द लेबर सप्लाई विल स्टार्ट फॉलिंग। दिस इज अ बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई का एंड अगेन एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। यहाँ तक का पोर्शन अपने बुक से आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इमीडिएट से बिफोर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। किसी को अगर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कम क्लियर हो तो डिमांड वाला वीडियोस पहले देख लो आप वापस से एक बार, उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। और जिनका हुआ है कि इस चैप्टर को यहाँ तक आप लोग लर्न करके नेक्स्ट क्लास में आओगे। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट ऑफ विद सप्लाई, इलास्टिक सप्लाई, वो थोड़ा सा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिनका नहीं किया हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला वीडियो पहले देख लेना, बिकॉज ये अगेन उसी से कनेक्टेड है पूरा। क्लियर है? कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो।